नमस्कार, दोपहर समाचार में आपका स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्यसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा का जवाब दिया। कहा, भारत ने 80 करोड़ से अधिक देशवासियों को निःशुल्क राशन देकर दुनिया के सामने मिसाल कायम की। प्रधानमंत्री ने कहा, सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान चलाने के लिए भारत के नेतृत्व की विश्व नेताओं ने सराहना की। प्रधानमंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता नरेंद्र मोदी आज उत्तर प्रदेश और पंजाब में वर्चुअल माध्यम से रैलियों को संबोधित करेंगे। भाजपा ने उत्तर प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव के लिए पार्टी का घोषणा पत्र जारी किया। समाजवादी पार्टी ने 10 उम्मीदवारों की एक और सूची जारी की। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव के पहले चरण के चुनाव का प्रचार आज अंतिम दिन चरम पर। राष्ट्रव्यापी टीकाकरण के अंतर्गत अब तक 170 करोड़ 21 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए गए। स्वस्थ होने की दर 96.46% हुई। मालदीव में भारतीय व्यापारियों को बिना वीजा के प्रवेश की अनुमति। दक्षिण अफ्रीका में FIH प्रो लीग हॉकी टूर्नामेंट में आज भारतीय पुरुष टीम का मुकाबला फ्रांस से। और भारत तथा वेस्टइंडीज के बीच दूसरा एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच कल अहमदाबाद में खेला जाएगा। दोपहर समाचार में अलका सिंह के साथ मैं कनकलता। कोरोना वायरस के नए स्वरूप ओमिक्रॉन से चिंताएं बढ़ी हैं। श्रोताओं से अपील है कि वे सतर्क रहें और पूर्ण टीकाकरण कराएं। 15 से 18 वर्ष के किशोरों और अन्य लोगों के टीकाकरण में भी मदद करें। सुरक्षित रहने के लिए कृपया 3 आसान उपायों का पालन अवश्य करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और चेहरा साफ रखें। कोविड से संबंधित किसी भी जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 01123978046 और 1075 पर संपर्क करें। देश के 75वें स्वाधीनता दिवस समारोह के उपलक्ष्य में आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत सरकार अनेक गतिविधियों का आयोजन कर रही है। इस अवसर को जन उत्सव के रूप में मनाते हुए आकाशवाणी समाचार स्वाधीनता संग्राम और उसके गौरवशाली इतिहास पर विशेष प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम प्रसारित कर रहा है। ये क्विज 15 अगस्त 2022 तक प्रत्येक सोमवार और मंगलवार को समाचार प्रभात में प्रसारित होगा। भारतीय डाक विभाग अमृत महोत्सव क्विज में आकाशवाणी के साथ सहयोगी के रूप में शामिल है। कल के अमृत महोत्सव क्विज का प्रश्न था, किस महान स्वाधीनता सेनानी को आंध्र केसरी के नाम से जाना जाता है? सही उत्तर है तंगुतुरी प्रकाशम। महान स्वतंत्रता सेनानी, देशभक्त, जाने माने पत्रकार और वकील तंगुतुरी प्रकाशम आंध्र केसरी के नाम से विख्यात थे। वे मद्रास प्रांत के मुख्यमंत्री, संविधान सभा के सदस्य और 1953 से 54 तक आंध्र प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री थे। आकाशवाणी समाचार को बड़ी संख्या में देश विदेश के श्रोताओं से उत्तर मिले हैं। भाग्यशाली विजेता हैं बिलासपुर छत्तीसगढ़ के डॉक्टर ए मुरली मोहन। आजादी के अमृत महोत्सव के प्रश्नोत्तरी में विजेता प्रतिभागी बनकर मैं डॉक्टर ए मुरली मोहन अत्यंत प्रसन्न हूँ। मैं आकाशवाणी समाचार का नियमित श्रोता हूँ और इस प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम को जोड़कर आकाशवाणी ने सभी श्रोताओं को बहुत प्रोत्साहित किया है। देश की आजादी के लिए जो क्रांतिकारी अपना जीवन त्याग किए हैं, उन सबको सत सत नमन। जय हिंद। अब अमृत महोत्सव क्विज का 52वां प्रश्न। आज का प्रश्न है, त्रावणकोर के उस महान स्वतंत्रता सेनानी का नाम बताएं जो झांसी की रानी के नाम से विख्यात थीं। प्रश्न फिर से सुन लें। किस विख्यात स्वतंत्रता सेनानी को त्रावणकोर की झांसी की रानी नाम से जाना जाता था? श्रोता अपने उत्तर व्हाट्सएप नंबर 8826546262 पर भेज सकते हैं या हमें इस पते पर ईमेल कर सकते हैं, अमृत महोत्सव quiz@prasarbharati.gov.in। एक भाग्यशाली प्रतिभागी को विजेता चुना जाएगा और कल के समाचार प्रभात में उनके नाम की घोषणा की जाएगी। विजेता को ई प्रमाण पत्र और पुरस्कार दिया जाएगा। अब समाचार विस्तार से।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारतीय लोकतंत्र के लिए सबसे बड़ा खतरा वंशवादी पार्टियां हैं। उन्होंने कहा कि जब किसी राजनीतिक पार्टी में एक परिवार का वर्चस्व हो जाता है तो पार्टी अपनी प्रासंगिकता खो देती है। आज राज्यसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण के धन्यवाद प्रस्ताव पर जवाब देते हुए श्री मोदी ने कहा कि कांग्रेस आज कठिनाई का सामना कर रही है क्योंकि वो वंशवाद की राजनीति से ऊपर नहीं उठ पाई। देश के संघीय ढांचे को मजबूत करने की अपनी प्रतिबद्धता जताते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत की प्रगति तब और मजबूत होगी जब देश के विकास को ध्यान में रखते हुए क्षेत्रीय आकांक्षाओं को पूरा किया जाएगा। उन्होंने कहा कि जब राज्य उन्नति करते हैं तो देश प्रगति करता है। श्री मोदी ने कहा कि जीएसटी परिषद का गठन देश के मजबूत संघीय ढांचे का सबसे बड़ा उदाहरण है। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश पात्र आबादी के 100% टीकाकरण की दिशा में आगे बढ़ रहा है। राज्यसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण के धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा का जवाब देते हुए श्री मोदी ने कहा कि कोविड महामारी ने मानव जाति के सामने एक चुनौती पेश की है। उन्होंने कहा कि 130 करोड़ भारतीयों की इच्छा शक्ति के कारण दुनिया भारत के प्रयासों की प्रशंसा कर रही है। प्रधानमंत्री ने कोविड महामारी से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए स्वास्थ्य सेवा, अग्रिम पंक्ति के कार्यकर्ताओं और वैज्ञानिकों के प्रयासों की भी सराहना की। हेल्थ केयर वर्कर्स, हमारे वैज्ञानिक, इन्होंने जो काम किया है उसकी सराहना करने से भारत की प्रतिभा तो खिलेगी, लेकिन इस प्रकार से जीवन खपाने वाले लोगों का भी हौसला बुलंद होगा और इसलिए सदन बड़े गौरव के साथ उनका अभिनंदन करता है, उनका धन्यवाद करता है। श्री मोदी ने कहा कि कोविड महामारी के दौरान 80 करोड़ से अधिक गरीबों को मुफ्त खाद्यान्न उपलब्ध कराया गया है, जिसने दुनिया के सामने एक मिसाल कायम की है। इस कोरोना काल में 80 करोड़ से भी अधिक देशवासियों को मुफ्त राशन की व्यवस्था, चूल्हा कभी न जले ऐसी स्थिति पैदा न हो, ये काम भारत ने करके दुनिया के सामने एक उदाहरण प्रस्तुत किया। इसी कोरोना काल में लाखों परिवारों को, गरीबों को पक्का घर देने के अपने वादे की दिशा में हम लगातार चलते रहे और आज गरीब का भी घर खर्चा लाखों में होता है। जितने करोड़ों परिवारों को एक घर मिला है ना, हर गरीब परिवार आज लखपति कहा जा सकता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि किसानों ने अत्यधिक फसल का उत्पादन किया है और न्यूनतम समर्थन मूल्य पर रिकॉर्ड खरीद की गई है। रोजगार के बारे में प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार ने कृषि तथा सूक्ष्म, लघु और मझोले क्षेत्र पर ध्यान केंद्रित किया है, जो रोजगार के अवसर प्रदान करता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि राष्ट्रपति के अभिभाषण में समाज के विभिन्न वर्गों के कल्याण के लिए सरकार द्वारा की गई पहलों का खाका पेश किया गया। राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर यहाँ पर विस्तार से चर्चा हुई है। मैं राष्ट्रपति जी का धन्यवाद करने के लिए, इस चर्चा में हिस्सा लेने के लिए आपने समय दिया, मैं आपका बहुत आभारी हूँ। आदरणीय राष्ट्रपति जी ने बीते दिनों कोरोना के इस कठिन कालखंड में भी देश ने चहुं दिशा में किस प्रकार से इनिशिएटिव लिए, देश के दलित, पीड़ित, गरीब, शोषित, महिला, युवा, उनके जीवन को सशक्तिकरण के लिए, उनके जीवन में बदलाव के लिए देश में जो कुछ भी गतिविधि हुई है उसका एक संक्षिप्त खाका देश के सामने प्रस्तुत किया और उसमें आशा भी है, विश्वास भी है। श्री मोदी ने कहा कि देश आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है और आने वाले 25 वर्षों में देश को आगे ले जाने वाले निर्णय लेने का ये उपयुक्त समय है। उन्होंने कहा कि सरकार अगले 25 वर्षों में देश को नई ऊंचाइयों पर ले जाना और नई दिशा देना चाहता है। आज देश आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। 75 साल का आजादी के कालखंड में देश को दिशा देने का अनेक स्तर पर प्रयास हुए हैं और उन सबका लेखा जोखा लेकर के जो अच्छा है उसे आगे बढ़ाना, जो कमियां हैं उसको करेक्ट करना और जहां नए इनिशिएटिव लेने की आवश्यकता है वो नए इनिशिएटिव लेना। प्रधानमंत्री के उत्तर के बाद सदन ने विपक्षी सदस्यों के सभी प्रकार के संशोधनों की मांग को दरकिनार करते हुए राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव को स्वीकृति दे दी। इससे पहले प्रधानमंत्री के जवाब के दौरान कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस, राष्ट्रीय जनता दल और अन्य विपक्षी दलों के सदस्यों ने श्री मोदी की टिप्पणियों पर आपत्ति जताते हुए वॉकआउट किया।
राज्यसभा में आज वर्ष 2022-23 के केंद्रीय बजट पर चर्चा शुरू हुई। चर्चा की शुरुआत करते हुए कांग्रेस के पी चिदम्बरम ने देश में बेरोजगारी पर सवाल उठाया और कहा कि सरकार ने 2 करोड़ नौकरियां देने का वादा किया था, लेकिन वो रोजगार देने में विफल रही। उन्होंने कहा कि सरकार कोविड से होने वाली मौतों, ऑक्सीजन की कमी और किसानों की आय दोगुनी करने सहित हर मुद्दे से संबंधित आंकड़े उपलब्ध कराने में असमर्थ रही है। भाजपा के अरुण सिंह ने इसे दूरदर्शी बताते हुए कहा कि ये बजट आत्मनिर्भर भारत की आकांक्षाओं को दर्शाता है। उन्होंने कहा कि ये बजट देश को वित्तीय स्थिरता प्रदान करेगा। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने कहा है कि केंद्र ने कोविड से होने वाली मौतों की संख्या को छिपाया नहीं है। आज राज्यसभा में एक पूरक प्रश्न का उत्तर देते हुए श्री मांडविया ने कहा कि देश में कोविड से अब तक 5,33,000 लोगों की मौत हुई है। उन्होंने कहा कि राज्य और केंद्र शासित प्रदेश मृत्यु के आंकड़े इकट्ठे करते हैं और केंद्र इसे सार्वजनिक करता है। श्री मांडविया ने कोविड महामारी में स्वास्थ्य कर्मियों और अग्रिम पंक्ति के कार्यकर्ताओं के प्रयासों की सराहना की। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने कहा कि कोविड टीकाकरण से मृत्यु दर और अस्पताल में भर्ती होने वाले मरीजों की संख्या में कमी आई है। आज राज्यसभा में पूरक प्रश्नों का उत्तर देते हुए उन्होंने कहा कि महामारी की तीसरी लहर के दौरान कोविड टीकाकरण ने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। श्री मांडविया ने कहा कि भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद के अनुसार वैक्सीन लेने वाले 99% से अधिक लोग सुरक्षित थे। 15 साल से कम के बच्चों को टीका लगाने के मुद्दे पर डॉक्टर मांडविया ने कहा कि चिकित्सकों और वैज्ञानिकों की सलाह लेने के बाद इस पर कोई फैसला किया जाएगा। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि कोविड का नया वेरिएंट ओमिक्रॉन देश में इस समय प्रमुख वेरिएंट है। हालांकि देश में कोविड के मामलों में पिछले महीने की 21 तारीख से लगातार कमी देखी जा रही है। देश में अब तक 170 करोड़ 21 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि कल 55,78,000 से अधिक टीके लगाए गए। कल ही 67,597 लोगों में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई। इस समय 9,94,000 से अधिक लोगों का उपचार चल रहा है। संक्रमण मुक्त होने की दर 96.46% है। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। सुनो ना। हाँ? सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों न बढ़ा लूं। तो रोका किसने है? हाँ? रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं। मुझसे। तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर। आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है। पर उससे मेरा क्या फायदा? देखो, फायदा है। जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुँच जाओ। पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं? बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो, 870-001-4242। ओ 870-001-4242। लो अभी फोन लगाता हूँ 870-001-4242 पर। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तराखंड में ऊधम सिंह नगर और नैनीताल में वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से मतदाताओं को संबोधित कर रहे हैं। प्रधानमंत्री आज शाम 5 बजे जन चौपाल कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश में रामपुर, बदायूं और संभल के मतदाताओं को वर्चुअली संबोधित करेंगे। श्री मोदी 3:30 बजे पंजाब में फिरोजपुर और लुधियाना के मतदाताओं को भी वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से संबोधित करेंगे। भारतीय जनता पार्टी ने गोवा विधानसभा चुनाव के लिए आज अपना घोषणा पत्र जारी किया। गोवा के पणजी में इसे संकल्प पत्र बताते हुए पार्टी के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने ये घोषणा पत्र जारी किया। इस अवसर पर भाजपा के गोवा चुनाव प्रभारी और महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सदानंद शेठ तनवड़े समेत कई नेता उपस्थित थे। पार्टी ने अपने घोषणा पत्र का मसौदा तैयार करने से पहले लोगों की राय जानने के लिए राज्य भर में संकल्प पेटी रखवाई थी। गोवा में एक ही चरण में इस महीने की 14 तारीख को वोट डाले जाएंगे।
श्री गडकरी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 10 फरवरी को उत्तरी गोवा के मापुसू में एक जनसभा को संबोधित करेंगे। समाजवादी पार्टी ने उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए 10 उम्मीदवारों की एक और सूची जारी की है। पार्टी ने बलिया, बस्ती, देवरिया, कुशीनगर, चंदौली, मऊ और महाराजगंज जिलों के निर्वाचन क्षेत्रों के लिए उम्मीदवारों की घोषणा की है। बलिया जिले के बैरिया विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र से जयप्रकाश अंचल को उम्मीदवार बनाया गया है, जहां उनका मुकाबला उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री आनंद शुक्ला से होगा। उत्तर प्रदेश में 7 चरणों में होने वाले विधानसभा चुनाव के पहले चरण का प्रचार चरम पर पहुंच गया है। आज प्रचार का अंतिम दिन है। इस चरण में 10 फरवरी को मतदान होना है। वहीं उत्तर प्रदेश में दूसरे चरण तथा गोवा और उत्तराखंड में एक ही चरण में होने वाले चुनाव के लिए प्रचार ने जोर पकड़ लिया है। पंजाब और मणिपुर सहित अन्य चुनावी राज्यों में राजनीतिक गतिविधियों में पहले ही तेजी आ चुकी है। इस चरण का मतदान 14 फरवरी को होगा। पंजाब की 117 सीटों पर एक ही चरण में 20 फरवरी को मतदान होना है। कुल 1304 उम्मीदवार मैदान में हैं। उत्तर प्रदेश के 5वें चरण और मणिपुर में पहले चरण के लिए नामांकन दाखिल किए जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश में छठे चरण के साथ ही मणिपुर में दूसरे और अंतिम चरण के मतदान के लिए नामांकन दाखिल करने की प्रक्रिया जारी है। निर्वाचन आयोग ने चुनाव वाले राज्यों में कोविड महामारी की वर्तमान स्थिति की व्यापक समीक्षा करने के बाद प्रतिबंधों में ढील देने और राजनीतिक दलों या निर्दिष्ट स्थानों पर चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों की इंडोर या आउटडोर सार्वजनिक बैठकों की अनुमति देने का निर्णय लिया है। राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों को चुनाव से जुड़ी गतिविधियों के दौरान कोविड के दिशा निर्देशों और आदर्श आचार संहिता का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करना होगा। भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए आज अपना घोषणा पत्र जारी किया। लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में वरिष्ठ भाजपा नेता और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा जारी चुनाव घोषणा पत्र को लोक कल्याण संकल्प पत्र का नाम दिया गया है। भाजपा ने सत्ता में आने पर अगले 5 वर्षों में किसानों को सिंचाई के लिए मुफ्त बिजली, उज्ज्वला योजना के अंतर्गत 2 गैस सिलेंडर मुफ्त देने, न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी प्रणाली को सशक्त बनाने, धान और गेहूं की खरीद के साथ साथ आलू, टमाटर और प्याज पर भी एमएसपी सुनिश्चित करने का वायदा किया है। घोषणा पत्र में किसानों के लाभ के लिए मुख्यमंत्री कृषि योजना शुरू करने की बात कही गई है। पार्टी में गन्ना किसानों को 14 दिनों के भीतर गन्ने का भुगतान करने, विद्यार्थियों को 2 करोड़ टैबलेट और लैपटॉप तथा खिलाड़ियों को मुफ्त खेल किट देने का वायदा किया गया है। पार्टी ने सरकारी विभागों में सभी रिक्त पदों को भरने की बात भी कही है। पार्टी ने महिलाओं के लिए कुछ विशेष वायदे किए हैं। सरकारी बसों में 60 वर्ष से अधिक उम्र की महिलाओं को मुफ्त यात्रा की सुविधा, सरकारी सेवाओं में महिलाओं की संख्या दुगुनी करने और रानी लक्ष्मीबाई योजना के अंतर्गत मेधावी छात्राओं को स्कूटी उपलब्ध कराने का भी वायदा किया गया है। आगे बढ़ने से पहले मुख्य समाचारों पर एक नजर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्यसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा का जवाब दिया। कहा, भारत ने 80 करोड़ से अधिक देशवासियों को निःशुल्क राशन देकर दुनिया के सामने मिसाल कायम की। प्रधानमंत्री ने कहा, सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान चलाने के लिए भारत के नेतृत्व के विश्व नेताओं ने सराहना की। भाजपा के वरिष्ठ नेता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज उत्तर प्रदेश और पंजाब में वर्चुअल माध्यम से रैलियों को संबोधित करेंगे। भाजपा ने उत्तर प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव के लिए पार्टी का घोषणा पत्र जारी किया। समाजवादी पार्टी ने 10 उम्मीदवारों की एक और सूची जारी की। दक्षिण अफ्रीका में FIH प्रो लीग हॉकी टूर्नामेंट में आज भारतीय पुरुष टीम का मुकाबला फ्रांस से और भारत तथा वेस्टइंडीज के बीच दूसरा एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच कल अहमदाबाद में खेला जाएगा। मालदीव ने भारतीय व्यापारियों को बिना वीजा प्रवेश की अनुमति देने की घोषणा की है। मालदीव के विदेश मंत्रालय ने बताया कि यह फैसला इस महीने की पहली तारीख से लागू हो गया है। व्यापारिक उद्देश्यों से मालदीव जाने वाले भारतीय यात्रियों को 90 दिन की अवधि के लिए बिना वीजा के प्रवेश देने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। आजादी का अमृत महोत्सव के लिए सभी उपभोक्ताओं को शुभकामनाएं।
हॉलमार्क सोने की शुद्धता सुनिश्चित करता है। हमेशा हॉलमार्क वाले सोने के आभूषण खरीदें। उपभोक्ता संबंधित किसी भी शिकायत के लिए कृपया राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन के टोल फ्री नंबर 14404 पर संपर्क करें। उपभोक्ता मामले विभाग, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। जागो ग्राहक जागो। ये आकाशवाणी है। आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत प्रत्येक मंगलवार स्वतंत्रता संग्राम में प्राण न्यौछावर करने वाली वीरांगनाओं की वीर गाथा कड़ियों में जोड़कर आकाशवाणी लेकर आया है विशेष प्रस्तुति अपराजिता। भारत के स्वतंत्रता संग्राम में अनगिनत स्वतंत्रता सेनानियों ने अपने प्राणों की आहुति दी। कुछ इतिहास में अमर हो गए और कई गुमनाम। आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत 75 कड़ियों की श्रृंखला में हम उन वीरांगनाओं की बात करेंगे जिनका योगदान कभी भुलाया नहीं जा सकता। प्रत्येक मंगलवार परिक्रमा में सुनिए अपराजिता, देश की वीरांगनाओं को आकाशवाणी का सादर नमन। आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत आइए अब सुनते हैं आकाशवाणी की विशेष प्रस्तुति आजादी का सफर। आजादी का अमृत महोत्सव। आजादी का सफर आकाशवाणी के साथ। भारत का स्वाधीनता संघर्ष आधुनिक विश्व के महानतम संघर्षों में से एक है। आकाशवाणी से हम आपके लिए रोजाना ला रहे हैं इस शानदार संघर्ष की एक झलक। आज की कड़ी में हम श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं स्वाधीनता सेनानी कल्पना दत्त को, जिनका निधन 8 फरवरी 1995 को हुआ था। कल्पना दत्त सूर्यसेन के क्रांतिकारी संगठन इंडियन रिपब्लिकन आर्मी की सदस्य थीं। मशाल में जगा दो, मुझे जीने की वजह दो, कह रही है मुझसे जिंदगी, अस्तित्व ही मिटा दो, मुझे आग में सजा दो, बुलबुला रही है रोशनी। सितंबर 1931 में सूर्यसेन ने कल्पना और प्रीतिलता को चटगांव में यूरोपीय क्लब पर हमले की जिम्मेदारी सौंपी। हमले से एक सप्ताह पहले क्षेत्र का निरीक्षण करते समय कल्पना को गिरफ्तार कर लिया गया। जमानत पर रिहा होने के बाद कल्पना भूमिगत हो गईं। 16 फरवरी 1933 को पुलिस ने गराला गांव में उनके छिपने के स्थान को घेर लिया। छापेमारी के दौरान सूर्यसेन को गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन कल्पना बच निकलने में सफल रहीं। परंतु 19 मई 1933 को उन्हें पकड़ लिया गया। चटगांव मालखाने पर हमले के मुकदमे की सुनवाई में कल्पना को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। उन्हें 1939 में रिहा किया गया। कल्पना ने 1940 में कलकत्ता विश्वविद्यालय से स्नातक डिग्री ली। उन्होंने बांग्ला भाषा में आत्मकथा लिखी, जिसे अंग्रेजी में चटगांव आर्मरी रेडर्स रिमिनेंसेस के नाम से अनुदित किया गया। महान स्वतंत्रता सेनानी को शत शत नमन। आज शिक्षाविद और पूर्व राष्ट्रपति जाकिर हुसैन की जयंती है। उनका जन्म 8 फरवरी 1897 को हैदराबाद में हुआ था। महात्मा गांधी की अपील पर जाकिर हुसैन ने अलीगढ़ में मुस्लिम नेशनल यूनिवर्सिटी की स्थापना में सहायता की, जिसे बाद में दिल्ली लाया गया और जामिया मिलिया इस्लामिया नाम रखा गया। वे 1926 से 1948 तक इसके कुलपति रहे। ये संस्थान ब्रिटिश शासन से भारत को स्वाधीन कराने के संघर्ष से जुड़ा रहा। इसने महात्मा गांधी और हकीम अजमल खान के विचारों के अनुरूप मूल्य आधारित शिक्षा प्रदान की। गांधी जी के निमंत्रण पर जाकिर हुसैन बुनियादी शिक्षा पर राष्ट्रीय समिति के अध्यक्ष भी बने। स्कूलों के लिए गांधीवादी विचारधारा पर आधारित पाठ्यक्रम तैयार करने के लिए 1937 में ये समिति बनाई गई थी।
स्वतंत्रता के बाद जाकिर हुसैन 1948 में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के कुलपति बन गए। उन्हें 1957 में बिहार का राज्यपाल नियुक्त किया गया। 1962 में वे देश के उपराष्ट्रपति और 1967 में राष्ट्रपति निर्वाचित हुए। राष्ट्रपति के पद पर रहने के दौरान ही 3 मई 1969 को जाकिर हुसैन का निधन हो गया। आकाशवाणी की ओर से जाकिर हुसैन को भावभीनी श्रद्धांजलि। आज हम सबसे युवा शहीदों में से एक लक्ष्मण भीकाजी गोडबोले को याद कर रहे हैं। वे 8 फरवरी 1943 को शहीद हुए थे। भीकाजी का जन्म 1927 को महाराष्ट्र के अकोला शहर में हुआ था। स्कूल के दिनों में ही अगस्त 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान पर्चे बांटते समय अंग्रेजों ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। उन पर्चों में अंग्रेजों से भारत छोड़ने की मांग की गई थी। उन्हें 6 महीने के सश्रम कारावास की सजा हुई। वे पुलिस की जबरदस्त यातना नहीं सह सके और 8 फरवरी 1943 को उनका निधन हो गया। महान शहीद को हमारा ने 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में शामिल होने के कारण 8 फरवरी 1858 को स्वाधीनता सेनानी सोन बख्श को फांसी दी थी। सोन तत्कालीन अवध प्रांत और वर्तमान उत्तर प्रदेश के निवासी थे। 1857 की क्रांति के दौरान वे दिल्ली में सक्रिय रहे। उन्होंने अन्य स्वतंत्रता सेनानियों को आर्थिक सहायता भी उपलब्ध कराई। सितंबर 1857 में जब अंग्रेजों ने दिल्ली पर दोबारा कब्जा किया तो सोन बख्श पर मुकदमा चलाया गया। उन्हें सजाए मौत सुनाई गई और फांसी पर लटका दिया गया। धरती माँ के इस महान सपूत को हमारा नमन। इसके साथ ही आजादी का सफर आकाशवाणी के संग की ये कड़ी संपन्न होती है। कल फिर मिलेंगे नई कड़ी के साथ। गुजरात में अहमदाबाद की एक विशेष अदालत ने 26 जुलाई 2008 में अहमदाबाद में हुए विस्फोटों के मामले में 49 आरोपियों को दोषी करार दिया है। इन विस्फोटों में 56 लोगों की जान गई थी और 200 से अधिक घायल हुए थे। 13 वर्ष पुराने इस मामले में फैसला सुनाते हुए विशेष न्यायाधीश A.R. पटेल ने 28 अन्य आरोपियों को बरी कर दिया। सजा कल सुनाई जाएगी। भारतीय पुरुष हॉकी टीम आज दक्षिण अफ्रीका के पोचेफस्ट्रूम में FIH प्रो लीग टूर्नामेंट में फ्रांस के साथ मैच से अपना अभियान शुरू करेगी। मैच भारतीय समयानुसार रात 9:30 बजे से शुरू होगा। भारत और वेस्टइंडीज के बीच 3 एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैचों की श्रृंखला का दूसरा मैच कल अहमदाबाद में खेला जाएगा। महाभारत में भीम की लोकप्रिय भूमिका निभाने वाले प्रवीण कुमार सोबती का निधन हो गया है। वे 74 वर्ष के थे। सीमा सुरक्षा बल BSF ने अपने पूर्व डिप्टी कमांडेंट और अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित प्रवीण कुमार सोबती के निधन पर दुख व्यक्त किया है। इस संसार के सारे क्षत्रिय सुने, वो क्षत्रिय भी सुने जो अब इस संसार में नहीं है, और वो क्षत्रिय भी सुने जो इस संसार में आने वाले हैं। मैं जो कहने जा रहा हूं, ना मुझसे पहले किसी ने ऐसा कहा है, ना कोई मेरे पश्चात ऐसा कहेगा। और अब एक नजर आज के मौसम पर। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली और चेन्नई में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। हल्की वर्षा हो सकती है। मुंबई और कोलकाता में आसमान साफ रहेगा। उत्तर में श्रीनगर, लेह, गिलगित और मुजफ्फराबाद में बादल छाए रहने की संभावना है। जम्मू में आसमान साफ रहेगा। बुलेटिन समाप्त होने से पहले अमृत महोत्सव क्विज का आज का प्रश्न फिर सुन लें। किस विख्यात स्वतंत्रता सेनानी को त्रावणकोर की झांसी की रानी के नाम से जाना जाता है? अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्यसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा का जवाब दिया। कहा, भारत ने 80 करोड़ से अधिक देशवासियों को निःशुल्क राशन देकर दुनिया के सामने मिसाल कायम की। प्रधानमंत्री ने कहा, सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान चलाने के लिए भारत के नेतृत्व की विश्व नेताओं ने सराहना की। भाजपा के वरिष्ठ नेता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज उत्तर प्रदेश और पंजाब में वर्चुअल माध्यम से रैलियों को संबोधित करेंगे।
भाजपा ने उत्तर प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव के लिए पार्टी का घोषणा पत्र जारी किया। गुजरात में अहमदाबाद की एक विशेष अदालत ने 26 जुलाई 2008 में हुए विस्फोटों के मामले में 49 आरोपियों को दोषी करार दिया। इसके साथ ही दोपहर समाचार का